अगर ये कहा जाए कि भारत की सबसे पवित्र मतलब सबसे विशाल और पहचानी जाने वाली नदी तकनीकी रूप से किसी एक जगह से शुरू ही नहीं होती, तो ये काफी हैरानी की बात लगती है। बिल्कुल। मतलब नक्शे पर जब हम नीली रेखाओं को देखते हैं ना, तो अक्सर ये भ्रम होता है कि कहीं पहाड़ों में कोई एक झरना होगा या कोई एक खास ग्लेशियर होगा जहां खड़े होकर ये कहा जा सके कि बस यहीं से गंगा पैदा होती है। हाँ, आमतौर पर लोग यही सोचते हैं। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है और कहीं ज्यादा जटिल भी है। तो आज के इस स्रोत के गहन विश्लेषण में हम इसी जटिलता को डिकोड करेंगे। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि स्रोत सामग्री को जब हम खंगालते हैं तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि हम सिर्फ भूगोल के कुछ पन्नों को नहीं पलट रहे हैं, हम एक पूरे के पूरे जीवित तंत्र की डिकोडिंग कर रहे हैं। नदियां सिर्फ पानी ढोने वाले चैनल नहीं होती, वे महाद्वीपों को आकार देने वाली ताकत हैं। और इस पूरे नदी तंत्र को समझना किसी इंसान के शरीर के नसों और धमनियों के नेटवर्क को समझने जैसा है। मतलब शरीर में हर नस का एक काम है, लेकिन जब हम भारत के इस सबसे बड़े अपवाह तंत्र यानी गंगा नदी तंत्र को देखते हैं तो इसकी शुरुआत किसी एक हृदय से नहीं होती। हाँ, इसका कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ये तो किसी कॉर्पोरेट जगत के विशाल महाविलय या कहें मेगा मर्जर जैसा है, जहां कई बड़ी और स्वतंत्र कंपनियां जो अपने आप में बेहद ताकतवर हैं आपस में टकराती हैं और मिलकर एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाती हैं। ये महाविलय वाला विचार बहुत सटीक बैठता है, क्योंकि यहाँ जो धाराएं आपस में मिल रही है ना, वे कोई छोटी मोटी नदियां नहीं है। बिल्कुल नहीं। वे हिमालय के विशाल ग्लेशियरों से भारी मात्रा में बर्फ का पानी और पत्थर काट कर ला रही हैं। इस पूरे मर्जर का जो केंद्र बिंदु है वो अलकनंदा नदी है। अच्छा, अलकनंदा। हाँ, अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से अपनी यात्रा शुरू करती है और एक तरह से ये वो मुख्य कंपनी है जो आगे बढ़ते हुए बाकी नदियों को खुद में मिलाती जाती है। इन मिलापों को ही हम पंचप्रयाग कहते हैं। पंचप्रयाग। और भूगोल के इन महाविलयों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में याद रखना अक्सर एक दिमागी कसरत होती है सीखने वालों के लिए, लेकिन स्रोत सामग्री में एक बहुत ही दिलचस्प और कारगर ट्रिक दी गई है। हाँ, वो बनकर देव वाली ट्रिक। बिल्कुल, बनकर देव मतलब BNKR देव। अगर इस सूत्र को पकड़ लिया जाए तो पहाड़ों के बीच होने वाले ये पांचों बड़े संगम एक झटके में समझ आ जाते हैं। सही बात है। इस सूत्र को अगर भौगोलिक नक्शे पर उतारा जाए तो सबसे पहले बी से विष्णु प्रयाग आता है। यहाँ अलकनंदा का सामना धौली गंगा से होता है, जो नीतिला दर्रे के ऊंचे पहाड़ों से भारी जल स्तर लेकर आती है। इसके थोड़ा और दक्षिण में बढ़ने पर एन से नंद प्रयाग आता है, जहाँ नंदाकिनी नदी का विलय होता है। बिल्कुल। और फिर किसे कांड प्रयाग में पिंडारी नदी अपना सारा पानी इस मुख्य धारा को सौंप देती है। और इसके बाद जो संगम आता है वो शायद सबसे ज्यादा नाटकीय है, मतलब आर से रुद्रप्रयाग, जहाँ केदारनाथ से बहकर आने वाली मंदाकिनी नदी अलकनंदा से टकराती है। हाँ, मंदाकिनी का बहाव और उसका वेग अपने आप में इतना प्रचंड है ना कि जब ये अलकनंदा से मिलती है तो ये सिर्फ पानी का नहीं बल्कि पहाड़ों की दो विशाल ताकतों का टकराव होता है। अरे वाह। मंदाकिनी के विलय के बाद ये जलधारा और भी ज्यादा गहरी और शांत हो जाती है, जो कि आगे बढ़कर हमारे सूत्र के अंतिम चरण यानी देव तक पहुंचती है। देवप्रयाग। देवप्रयाग, यहीं पर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी अलकनंदा से अपना ऐतिहासिक विलय करती है। और ये समझना दिलचस्प है कि भागीरथी अपने आप में एक पूरा सिस्टम है। कैसे? इसकी अपनी एक सहायक नदी है भिलंगना, और इन्हीं दोनों के संगम पर इंसान की बनाई एक विशाल संरचना खड़ी है, टिहरी बांध। ओहो, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। बिल्कुल। तो इसका असल में क्या मतलब है? अगर देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद ही इस पूरी विशाल जलधारा को पहली बार गंगा का नाम मिलता है, तो तकनीकी और भौगोलिक रूप से देवप्रयाग से पहले गंगा नाम की किसी चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये सब अलग अलग पहचान वाली नदियां थी। नामकरण के चश्मे से देखा जाए तो ये 100% सच है। प्रकृति ने एक विशाल नदी को जन्म देने के लिए एक विकेंद्रीकृत या कहें डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल अपनाया है। डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल। अलग अलग ग्लेशियर अपना अपना काम कर रहे हैं और पानी को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। ये बहुत ही शानदार है। और पहाड़ों का ये उग्र और जटिल सफर तय करने के बाद जब ये जलधारा हरिद्वार के पास पहली बार समतल मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो इसका चरित्र पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। और यहाँ स्रोत सामग्री एक ऐसा वैज्ञानिक चमत्कार सामने रखती है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हाँ, वो पानी के खराब न होने वाली बात। हाँ, अक्सर ये देखा गया है कि इस नदी के पानी को सालों तक बंद करके रखने पर भी उसमें सड़न पैदा नहीं होती। और ये कोई रहस्यमय जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सूक्ष्म जैविक युद्ध चल रहा है। बैक्टीरियोफेज। बिल्कुल, बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस इस पानी में मौजूद है। ये तो ऐसा है जैसे इस नदी ने अपना खुद का एक इनबिल्ट अदृश्य और बेहद आक्रामक वाटर प्यूरिफायर सिस्टम विकसित कर लिया हो। सही कहा। और ये जीवंत होने का विचार सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी तक सीमित नहीं है, मतलब कानूनी दस्तावेजों में भी इस नदी को एक जीवन की तरह देखा गया है। हाँ, 2017 का वो मामला। बिल्कुल, 2017 का वो ऐतिहासिक वाकया याद आता है जब उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना को जीवित मानव यानी लिविंग ह्यूमन का दर्जा दे दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस फैसले को पलट दिया। 2008 में जब इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया तब भी यही विचार हावी था कि इस प्रणाली का संरक्षण एक जीवित इकाई के संरक्षण जैसा है। सही बात है। और जब ये नदी मैदानी इलाकों में फैलती है जहां इसके किनारे कानपुर जैसा सबसे बड़ा औद्योगिक और घनी आबादी वाला शहर बसा है, तो इसे अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए बाहरी मदद की बहुत सख्त जरूरत होती है। बिल्कुल, इतने विशाल जल प्रवाह को समतल मैदानों में जीवित रखने के लिए सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। और ये सपोर्ट सिस्टम आता है उन सहायक नदियों से जो बाएं तट यानी उत्तर दिशा से इसमें आकर मिलती है।
अगर हम रामगंगा से शुरुआत करें, जो गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलकर मुरादाबाद और बरेली होते हुए कन्नौज में मिलती है, तो ये पहली बड़ी सहायक नदी है। लेकिन इस पूरी सूची में गोमती नदी का विरोधाभास सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। गोमती का भूगोल बाकी हिमालयी नदियों से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, जहां बाकी नदियां ऊंचे पहाड़ों से पत्थरों को चीरते हुए भारी शोर के साथ नीचे उतरती हैं, वहीं गोमती एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जन्म किसी पहाड़ या ग्लेशियर से नहीं, बल्कि सीधे मैदानों से होता है। पीलीभीत की फुलहर झील से। हाँ, इसकी शुरुआत में कोई शोर नहीं है, बस जमीन के नीचे का पानी धीरे धीरे रिस कर एक नदी का रूप ले लेता है। ये ग्राउंड वाटर या भूजल के महत्व को दर्शाता है। गोमती मैदानों की नमी और झीलों के इकोसिस्टम का प्रतिनिधित्व करती है। इसके ठीक विपरीत अगर हम घाघरा नदी को देखें, जो मापचाचुंग ग्लेशियर से आती है, हाँ, और जिसकी सहायक सरयू नदी के किनारे ऐतिहासिक अयोध्या शहर बसा है, तो वह विशुद्ध रूप से ग्लेशियर की ऊर्जा लेकर आती है। और फिर गंडक नदी है, जो नेपाल तिब्बत सीमा से उतरती है। इसका पौराणिक नाम सदानीरा है, जो इसके वैज्ञानिक स्वभाव को भी स्पष्ट करता है। सदानीरा मतलब हमेशा जल से भरी रहने वाली। बिल्कुल, इसका हमेशा जल से भरा रहना इस बात का सबूत है कि इसका सीधा संपर्क उन ऊंचे हिमनदों से है जो गर्मियों में भी पिघलकर इसे पानी देते रहते हैं। यहाँ बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। मतलब एक तरफ हमारे पास गोमती जैसी शांत नदी है और दूसरी तरफ गंडक जैसी सदानीरा। लेकिन इसी उत्तरी सपोर्ट सिस्टम में एक नदी ऐसी भी है जिसका नाम सुनते ही तबाही का मंजर याद आता है। कोसी नदी। कोसी नदी, इसे सप्तकोशी भी कहा जाता है क्योंकि ये 7 धाराओं से मिलकर बनती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा परिचय है बिहार का शोक। शोध सामग्री में जिक्र है कि ये बार बार अपना रास्ता बदलती है। तो यहाँ ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या कोसी का ये मार्ग बदलना उसकी कोई प्राकृतिक खामी है? कोसी का ये व्यवहार असल में भौतिकी और भूगोल के नियमों का एक बहुत ही निर्मम प्रदर्शन है। अच्छा। जब नदियां पहाड़ों से उतरती हैं तो उनके पास बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी। वे अपने साथ टनों मलबा, बड़े पत्थर और गाद बहा कर लाती हैं। लेकिन जैसे ही कोसी अचानक समतल मैदान में प्रवेश करती है, उसकी गति धीमी हो जाती है। ऊर्जा कम होने के कारण वो अपने ही लाए हुए मलबे को आगे नहीं धकेल पाती और उसे वहीं नदी के तल पर गिराने लगती है। यानी नदी अपना ही रास्ता खुद ब्लॉक कर देती है। एकदम सही। जब तल मलबे से भर जाता है तो पानी को आगे बढ़ने के लिए नया रास्ता खोजना पड़ता है। इसलिए कोसी हर कुछ सालों में अपना मार्ग बदल लेती है। ये उसका प्राकृतिक स्वभाव है। ये प्रक्रिया तब शोक या तबाही बन जाती है जब इस बदलते हुए रास्ते के बीच में इंसान अपनी बस्तियां और खेत बसा लेते हैं। नदी सिर्फ अपना भूगोल जी रही है, तबाही तो इंसानी बसावट के उस रास्ते में आने से होती है। ये बहुत ही गहरा नजरिया है। इसके बाद दार्जिलिंग से निकलने वाली महानंदा इस उत्तरी नेटवर्क की अंतिम कड़ी बनती है, जो बांग्लादेश में जाके मिलती है। लेकिन अगर हम सोचें हिमालय सिर्फ उत्तर से पानी ला रहा है, तो इस तंत्र को एक अखिल भारतीय स्वरूप कैसे मिलता है? मतलब मध्य भारत के सूखे और पठारी इलाकों का पानी इस तंत्र में कैसे पहुंचता है? यही प्रवेश होता है दक्षिण से, यानी दाईं ओर से आने वाले दिग्गजों का। और दक्षिण के इन दिग्गजों में निर्विवाद रूप से सबसे बड़ा नाम यमुना है। 1376 किलोमीटर लंबी ये नदी यमुनोत्री चबंदर पूंछ से निकलती है। लेकिन यमुना को सिर्फ एक सहायक नदी कहना उसके विशाल आकार के साथ नाइंसाफी होगी। कैसे? यमुना असल में एक बहुत बड़ा कलेक्टर है, जो पूरे मालवा पठार और मध्य भारत के जल को समेटकर मुख्य तंत्र तक लाती है। बिल्कुल, यमुना का अपना एक अलग ही साम्राज्य है। इसमें चंबल जैसी नदियां शामिल हैं। चंबल जो मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी से निकलती है और 3 राज्यों का एक लंबा सफर तय करती है। इसके बहाव और वेग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर जैसे विशाल बांध बने हैं। फिर सिंध और बेतवा जैसी नदियां भी साम्राज्य का हिस्सा हैं। इसी यमुना नेटवर्क में केन नदी का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। कटनी की कैमूर पहाड़ियों से निकलने वाली ये नदी पन्ना के जंगलों से गुजरते हुए पांडव और गाथा जैसे खूबसूरत जलप्रपात बनाती है। हाँ, ये मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी मानी जाती है। बिल्कुल, लेकिन आज के समय में केन का महत्व सिर्फ इसकी सुंदरता नहीं है। 2005 में शुरू की गई केन बेतवा लिंक परियोजना इसे इंसानी हस्तक्षेप का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाती है। हाँ, ये परियोजना तो कुछ ऐसी है जैसे किसी विशाल शरीर में 2 अलग-अलग इकोसिस्टम्स के बीच एक बेहद जटिल ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा हो। मतलब प्रकृति ने करोड़ों सालों में जो नसें जहां बनाई थी, इंजीनियरिंग के जरिए उन नसों को बाईपास करके पानी को एक बेसिन से दूसरे बेसिन में धकेला जा रहा है। ये इंसानी महत्वाकांक्षा और इंजीनियरिंग का एक चरम रूप है, जहां हम भूगोल की प्राकृतिक सीमाओं को फिर से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। सही कहा। और दक्षिण की इन नदियों में एक और नाम है जो जल विभाजन या वाटरशेड की सबसे हैरान करने वाली कहानी बयां करता है, सोन नदी। हाँ, अमरकंटक से निकलने वाली। इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। ये सोचना कितना अद्भुत है ना कि अमरकंटक का पठार एक ही है, लेकिन वहां गिरी बारिश की एक बूंद अगर कुछ इंच खिसक जाए तो उसका पूरा भविष्य बदल जाता है। बिल्कुल। सोन नदी उत्तर की ओर बहकर पटना के पास गंगा में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है, जबकि ठीक उसी जगह से निकलने वाली नर्मदा नदी बिल्कुल विपरीत दिशा में मुड़ जाती है और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। यह महाद्वीपीय जल विभाजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पठार की ढलान का एक मामूली सा अंतर ये तय कर देता है कि पानी का सफर किस महासागर में जाकर खत्म होगा। सोन नदी, जिस पर आज बाणसागर परियोजना है, उसका इतिहास भी उतना ही समृद्ध है। विशाखदत्त की प्राचीन रचना मुद्रा राक्षस में इसे हिरण्यवाह कहा गया है। यह नाम बताता है कि यह नदी हजारों सालों से सभ्यताओं के लिए कितनी महत्वपूर्ण रही है। हिरण्यवाह, असाहित्य और भूगोल का क्या शानदार मेल है। अब जब इस महाप्रणाली ने उत्तर से हिमालय का बर्फीला पानी और दक्षिण से मध्य भारत के पठारों का पानी अपने अंदर समेट लिया है, तो ये अपने सफर के अंतिम और सबसे नाटकीय चरण में पहुंचती है, डेल्टा की ओर। हाँ, इतना सारा जल, गाद और ऊर्जा समेटने के बाद पश्चिम बंगाल के फरक्का में पहुंचकर इस नदी का स्वरूप इतना भारी और सुस्त हो जाता है कि अब ये एक धारा में आगे बढ़ ही नहीं सकती। यहाँ आकर नदियों का विज्ञान पूरी तरह से पलट जाता है।
पहाड़ों में जहां हमने नदियों के जुड़ने यानी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी की बात की थी, वहीं समुद्र के पास आकर ये वितरिका यानी डिस्ट्रीब्यूटरी में बदल जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र तल के करीब पहुंचकर नदी की सारी गतिज ऊर्जा खत्म हो जाती है। ये एक थके हुए मुसाफिर की तरह हो जाती है जो 2500 किलोमीटर से अपना भारी सामान यानी मलबा और गाद ढोकर ला रहा है। बिल्कुल। अब उसमें इस मलबे को धकेलने की ताकत नहीं बचती, वो सारा मलबा वहीं मुहाने पर गिरा देती है और फिर उसी मलबे से बचने के लिए समंदर तक पहुंचने की जद्दोजहद में ये कई छोटी छोटी शाखाओं और नसों में बट जाती है। सही कहा। फरक्का बैराज के पास इसका पहला बड़ा विभाजन होता है। पहली मुख्य धारा हुगली के रूप में पश्चिम बंगाल में बहती है, जिसमें छोटा नागपुर के पठार से आने वाली शक्तिशाली दामोदर नदी आकर मिल जाती है। और जो दूसरी मुख्य धारा है वो सीमा पार करके बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इस पूरे सफर का सबसे काव्यात्मक और खूबसूरत पल आता है। वो नाम वापस मिलने वाला। हाँ, बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इस धारा को वापस भागीरथी के नाम से पुकारा जाता है। अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो गंगोत्री से ये यात्रा भागीरथी के नाम से ही शुरू हुई थी। बीच के सफर में महाविलयों के कारण ये गंगा कहलाई, लेकिन अंत में समुद्र में विलीन होने से ठीक पहले ये फिर से अपनी मूल पहचान, अपना पुराना नाम भागीरथी वापस अपना लेती है। एक पूरा पोएटिक सर्कल अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। ये नामकरण का चक्र सच में अद्भुत है, लेकिन महासागर में मिलने से पहले से एक और महाविलय से गुजरना होता है। जी। कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमनत से निकलकर एक और विशाल तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में से आके जुड़ती है। इन दोनों के मिलने से जो धारा बनती है वो पहले मेघना और फिर पद्मा का रूप लेती है और अंततः यह सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के जल का एक साथ बंगाल की खाड़ी में महासमर्पण होता है, जिससे दुनिया के सबसे बड़े सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। क्या बात है। तो इस पूरे 2525 किलोमीटर के सफर का अगर गहराई से विश्लेषण किया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि ये सिर्फ नक्शे पर छपी नीली रेखाएं नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बनकर देव के महाविलय से लेकर बैक्टीरियोफेज वायरसों के सूक्ष्म युद्ध तक, कोशिकी विनाशकारी गतिज ऊर्जा से लेकर अमरकंटक के जल विभाजन तक और सदानीरा से लेकर सुंदरबन के महासमर्पण तक फैले एक बेहद जटिल और सजीव सिस्टम की कहानी है। ये वाकई में एक ऐसा तंत्र है जो लगातार सांस ले रहा है, रूप बदल रहा है और खुद को जिंदा रखे हुए है। और ये भी स्पष्ट है कि ये प्रणाली स्थिर नहीं है। मतलब पहाड़ों के टूटने से लेकर मैदानों में मलबे के जमाव तक ये अपना रास्ता और अपना भूगोल आज भी खुद तय कर रही है। इस विशाल तंत्र की गहराइयों में गोता लगाने और इसके विज्ञान को समझने का ये सफर आगे भी जारी रहेगा। तब तक के लिए इस जटिल प्रणाली की परतों को समझते रहिए और नए विचारों को आकार देते रहिए।